हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टूडेंट, 12th बिजनेस स्टडी में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और उसी में आज हम यूनिट 3 व्यावसायिक वातावरण के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में वेलकम है। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मतलब सही विकल्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। अब ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है व्यावसायिक वातावरण, आप सभी को ध्यान होगा कि जिस प्रकार से हमारे चारों ओर एक वातावरण है, पर्यावरण है, हमारे अंदर का एक वातावरण अलग होता है, हमारे बाहर का एक वातावरण अलग है। उसी प्रकार से जो व्यवसाय है, व्यवसाय का भी एक वातावरण है और उसके भी दो घटक होते हैं, एक आंतरिक मतलब व्यवसाय के अंदर के और एक बाहरी जो कि बाहर से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। मतलब वातावरण का मतलब होता है कि वो उसे प्रभावित करता है। जैसे पर्यावरण, हमें हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है और ये दोनों हमें प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से व्यवसाय के अंदर के जो घटक है और व्यवसाय के बाहर के घटक है जो उससे रिलेटेड है, वो सभी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। और इसी वातावरण का अध्ययन हमने इस चैप्टर के अंदर किया है और उसका नॉलेज एक बिजनेसमैन को होना चाहिए। यदि उसे व्यावसायिक पर्यावरण का, व्यावसायिक वातावरण का नॉलेज नहीं होगा तो वह सही परिस्थिति का आकलन नहीं कर पाएगा, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएगा और मुसीबत में आ सकता है। तो व्यावसायिक वातावरण जो चैप्टर है 12th बिजनेस स्टडी में जो तीसरी यूनिट है हमारी, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसी में से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो निकाले हैं। अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। बच्चों, सन 1991 में हमारे देश की जो स्थिति थी बहुत ही विकट स्थिति आ गई थी। मतलब आर्थिक जो स्थिति थी बहुत खराब हो गई थी। मतलब हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है पूरी तरह से खाली हो चुका था और दिवालिया होने वाली स्थिति में आ गया था। ऐसी कंडीशन में उस समय के तात्कालिक सरकार ने नवीन आर्थिक सुधार लागू किए गए और उन नवीन आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई, कब की गई? सन 1991 में। दूसरा है, निम्न का संबंध नवीन आर्थिक नीति से है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है कि 1991 में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई, तो ये नवीन आर्थिक नीति में क्या क्या लागू किया गया, क्या किया गया, कदम सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए गए? तो निम्न का संबंध नवीन आर्थिक नीति से है तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी, उपरोक्त सभी। मतलब नवीन आर्थिक नीति में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए गए? तो ये तीनों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण में सरकार के द्वारा जो निजी संस्थाओं के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें ढील दी गई। निजीकरण में सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया। सरकार ने बहुत सारे क्षेत्र अपने पास रखे थे, उनको निजी हाथों में सौंप दिया गया। वैश्वीकरण में अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार से सरकार ने आर्थिक सुधार के कदम उठाए गए। ये तीनों उसके अंतर्गत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है विदेशी विनिमय व्यवहारों को नियंत्रित करने वाली संस्था का संक्षिप्त नाम क्या है? विदेशी विनिमय व्यवहार, विदेशी विनिमय, विदेशी मतलब फॉरेन, जो विदेशी व्यापार जो होता है, तो विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारे देश की जो जैसे अभी हमने देखा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के अंतर्गत हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाती है। मतलब दूसरे देशों के साथ भी हमारे आर्थिक संबंध होते हैं, व्यापार होता है। तो जब लेन देन होगा मतलब विनिमय होगा तो उस समय विदेशी विनिमय जो भी व्यवहार होगा उनकी सुरक्षा के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में एक संस्था का निर्माण किया गया है और वो संस्था है फेमा, जो कि विदेशी जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों के ऊपर नजर रखती है, उनको नियंत्रित करती है, उनको कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजकोषीय घाटे से क्या आशय है? राजकोषीय घाटा, राज मतलब राजा, कोष मतलब राजा का कोष, और राजा के कोष में यदि घाटा होगा, घाटा कब होता है भाई? घाटा कब होता है? आपके जो व्यय है वो अधिक हो और आय आपको कम होगी,
उसे घाटा बोलते हैं। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा मतलब व्यय का आय पर आधिक्य होना, मतलब व्यय आय से अधिक हो जाना, ये क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। व्ययों का आय पर आधिक्य, कि सरकार की जो नीतियों के कारण, पॉलिसियों के कारण सरकार की जो इनकम है वो कम होना और सरकार के जो खर्चे हैं, शासकीय खर्चे, वो बढ़ जाना, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। फिर है मौद्रिक नीति। देश में मुद्रा के संबंध में जो भी नीति बनाई जाती है, तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा मुद्रा। तो हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया। और मुद्रा को नियंत्रित कौन करता है? हमारे देश की रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय मौद्रिक नीति में मुद्रा से संबंधित जो भी नीति है, वो नीति को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सीधा सीधा सा संबंध है किससे? केंद्रीय बैंक। मतलब हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर है सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। भाई सरकार के द्वारा नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी, ये एक परिभाषा हो गई किसकी? जैसे अभी हमने देखा था कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत, नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत आर्थिक सुधार के कदम उठाए गए, और उन आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब सरकार उदार हो गई। उदार होना मतलब कि सरकार के द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे निजी संस्थाओं के ऊपर, निजी क्षेत्र के ऊपर, उन प्रतिबंधों में सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? कमी कर दी गई, ढील दे दी गई। तो सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, किसमें? उदारीकरण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत, उदारीकरण के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे हम। नवीन आर्थिक नीति घोषित की गई। भाई हमारे देश में जो नवीन आर्थिक नीति है, इसकी घोषणा कब की गई? तो अभी हमने देखा था शुरुआत में कि जुलाई 1991 में, पहले 1991 ही था, अब उन्होंने मंथ भी दे दिया। तो जुलाई 1991 में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई। फिर भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही है? तो जो नवीन आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो कदम उठाए गए, तो उसमें जो उदारीकरण है वो सफल रहा या नहीं? तो बिल्कुल पूरी तरह से सफल रहा है, सफल रहा है। आगे बढ़ेंगे। नवीन आर्थिक सुधार भारत में शुरू किया गया था कब? सन 1991 से। ये अभी हमने पढ़ लिया। अब भौगोलिक स्थिति का संबंध है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूं कि जो व्यावसायिक वातावरण है उसके दो घटक हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक घटक व्यवसाय के अंदर के होते हैं और बाहरी घटक जो व्यवसाय के बाहर के हैं, जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, भूगोल, भूगोल मतलब भू, हमारी जो पृथ्वी धरती से संबंधित भौगोलिक, फिजिकल जो है, तो भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? अर्थ से है? नहीं। भौतिक, भौतिक मतलब फिजिक्स, फिजिक्स मतलब वस्तु से रिलेटेड, मतलब तो यहाँ पर ये जो भौगोलिक, इसका संबंध किससे है? भौतिक पर्यावरण से। ठीक है, ऐसा आप उसको समझ सकते हो। तो भौगोलिक स्थिति का संबंध है भौतिक पर्यावरण से। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? व्यावसायिक पर्यावरण। अब व्यावसायिक पर्यावरण क्या है? तो अभी मैंने बताया कि व्यवसाय के दो घटक है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक घटक भी उसको प्रभावित करते हैं, बाहरी घटक भी प्रभावित करते हैं। आंतरिक घटक व्यवसाय के हाथ में रहते हैं, बाहरी घटक व्यवसाय के कंट्रोल में नहीं होते। और ये सभी कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। व्यावसायिक पर्यावरण कैसा है? जैसे हमारे बाहर का पर्यावरण परिवर्तनशील है, वैसी प्रकार से व्यवसाय का पर्यावरण भी परिवर्तनशील होता है। अब निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, मतलब व्यावसायिक पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है? तो अनिश्चितता, मतलब व्यावसायिक पर्यावरण कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ये तो हमें मालूम है कि व्यावसायिक पर्यावरण कैसा है? अनिश्चित है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। भाई समाज में, आर्थिक में, भौगोलिक में कुछ भी निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। फिर है तुलनात्मकता। बिल्कुल हम व्यावसायिक पर्यावरण की तुलना कर सकते हैं। अनिवार्यता, और ये पर्यावरण अनिवार्य तत्व है। ये तीनों विशेषताएं व्यावसायिक पर्यावरण की है। कौन सी? कर्मचारी, ये उसकी विशेषताओं में नहीं आता। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी आंसर आ गया। फिर है निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है, मतलब उसकी पहचान कराने वाला है? तो व्यावसायिक पर्यावरण में क्या किया जाता है? तो
पहचान करना, निष्पादन करना मतलब कार्य को पूर्ण करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, तो ये सभी तत्व आएगा। व्यावसायिक पर्यावरण को द्योतक मतलब उसको उसके प्रतीक की पहचान कराने वाले। फिर है निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? भाई समाज, तो समाज सामाजिक पर्यावरण से रिलेटेड क्या? अर्थव्यवस्था आर्थिक पर्यावरण से रिलेटेड है। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता से रिलेटेड अधिनियम है, यहाँ पर क्या आ गया? अधिनियम आ गया, मतलब वैधानिक पर्यावरण से रिलेटेड है। देश की संरचना ये इसको हम क्या बोलेंगे? भौगोलिक पर्यावरण से रिलेटेड हो गया। और परिवार का गठन, परिवार मतलब समाज, तो ये समाज से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और इसीलिए सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? परिवार का गठन। क्लियर? अगला है उदारीकरण का अर्थ क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उदारीकरण। उदारीकरण में क्या किया जाता है? सरकार नियमों प्रतिबंधों में कमी करती है। तो अर्थव्यवस्था के बीच एकात्मकता ये नहीं आएगा। सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। उदारीकरण में क्या किया जाता है? सरकार जो भी बंधन लगाती है और जो संशोधन होते हैं उनमें कमी कर देती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? भाई सरकारी नीतियों में परिवर्तन जब भी होगा तो उसका प्रभाव व्यवसाय पर उद्योग पर पड़ेगा, लेकिन किस पर उसका प्रभाव नहीं होता? ग्राहकों की बढ़ती मांग ये सरकारी नीतियों के परिवर्तन का प्रभाव है। प्रतियोगिता में वृद्धि ये भी सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव है। बाजार मूलकता ये भी सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव है। लेकिन कृषि में परिवर्तन ये इस पर भी पड़ता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, कृषि में परिवर्तन। फिर ये व्यावसायिक वातावरण होता है, फिर व्यवसाय का जो वातावरण कैसा होता है? तो स्थायी होता है, गतिशील होता है, दोनों होता है, दोनों ही नहीं होता है। तो भाई वातावरण, वातावरण मतलब हमेशा परिवर्तनशील रहता है, वो चाहे व्यावसायिक वातावरण हो या फिर नेचर जो है वो कैसे है? गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो व्यवसाय से रिलेटेड जो नियम है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो संसद मतलब हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, फिर राज्य की विधानसभाओं द्वारा, हर एक स्टेट की जो सरकार है उसके द्वारा, तो दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं। व्यवसाय से जो रिलेटेड है वो संसद के द्वारा भी बनाए जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा भी बनाए जाते हैं। फिर आगे चलेंगे हम, व्यवसायिक परिवेश में सम्मिलित करते हैं। फिर व्यवसाय का जो परिवेश मतलब व्यावसायिक वातावरण में किसको किसको सम्मिलित करते हैं हम? तो तकनीकी शक्तियां, बिल्कुल व्यवसाय को तकनीकी शक्तियां प्रभावित करती है, टेक्नोलॉजी। आर्थिक शक्तियां मतलब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। सामाजिक शक्तियां मतलब समाज, क्योंकि व्यवसाय अपना जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बेचती है? समाज में। समाज की जो कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, त्योहार है, उसकी रुचि है, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। तो ये सभी आएगा, उपरोक्त सभी, इन सभी को हम किस में शामिल करेंगे? व्यावसायिक पर्यावरण में। आगे बढ़ेंगे हम आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक पर्यावरण, अब जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि व्यावसायिक पर्यावरण के दो घटक हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक घटक व्यवसाय के अंदर के और बाह्य घटक व्यवसाय के बाहर के। अब बाहरी घटक में भी दो है, एक सूक्ष्म और व्यापक। सूक्ष्म घटक जो व्यवसाय से डायरेक्ट टच में है, जैसे ये लेनदार है, उपभोक्ता है, बैंक है ना, ये पूर्ति करता है, ये सीधे उससे जुड़े हैं। और व्यापक घटक में समाज हो गया, आर्थिक पर्यावरण हो गया, भौतिक पर्यावरण हो गया, वैधानिक पर्यावरण हो गया, सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया, राजनीतिक पर्यावरण हो गया। ये व्यापक घटक है जो कि समाज को, जो व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि आर्थिक पर्यावरण किस में आएगा? ये बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक पर्यावरण का मुख्य रूप से विभाजित किया गया है कितने भागों में? दो भागों में, आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो व्यावसायिक पर्यावरण के दो घटक है, तो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। आगे है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। भाई व्यवसाय का आर्थिक वातावरण,
तो व्यवसाय के अलग अलग वातावरण है, अभी मैंने गिना है भौतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, फिर राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो उसमें एक कौन सा वातावरण है, आर्थिक वातावरण है। अब आर्थिक वातावरण में क्या क्या आता है, तो आर्थिक नीति उसके अंतर्गत आती है, आर्थिक प्रणाली उसके अंतर्गत आती है, आर्थिक विकास उसके अंतर्गत आता है, मतलब इनमें से सभी। तो व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व ये सभी है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। रिक्त स्थानों में सबसे पहला दिया है कि पर्यावरण के खालिस्तान घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो व्यवसाय के दो घटक है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक घटक के ऊपर व्यवसाय का नियंत्रण होता है, व्यवसाय उसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जो बाहरी घटक है वो व्यवसाय के कंट्रोल में नहीं होते। तो पर्यावरण के जो बाह्य घटक है, बाह्य मतलब बाहरी घटक, ये इसके ऊपर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यवसाय को उनके अनुसार अपने आप को बदलना होता है। जैसे बाहर, जैसे मान लो ठंड है, तो हमारे एक अंदर का वातावरण हो गया, दूसरा बाहर का वातावरण हो गया। तो अंदर के वातावरण को हम बदल सकते हैं, मतलब हमारे अंदर के टेम्परेचर को हम गर्म चीजें खा करके हम गर्म रख सकते हैं, मतलब हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन बाहर के वातावरण को, बाहर की जो ठंडी है उसको आप गर्मी में बदल नहीं सकते, उसके अनुरूप आपको बदलना पड़ेगा। मतलब उस बाहर की जो ठंड से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो बाहर का जो वातावरण है, बाहर के वातावरण आपके नियंत्रण में नहीं है, व्यवसाय को उसके अनुरूप अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसी बनाना पड़ेगी। तो पर्यावरण के बाह्य घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। आर्थिक प्रणाली, अभी हमने देखा था आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व, आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, ये सभी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो भारत में जो आर्थिक प्रणाली जो उपयोग की गई है वो कौन सी है, तो तीन प्रकार की प्रणालियां होती है। एक पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो भारत ने कौन सी प्रणाली को इस्तेमाल किया है, मिश्रित। ठीक है, फिर है सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचने को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं विनिवेश। अब देखिए, ये शब्द आपको थोड़ा सा नया लगेगा। एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट मतलब निवेश, निवेश करना मतलब पैसा लगाना। तो 1951 1951 से जब योजना आयोग की स्थापना हुई और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, तो 1951 से 1990 तक 40 साल तक हमारे देश की सरकार ने जो कंपनियां स्थापित करी थी, सरकारी कंपनियां, उनमें क्या किया, निवेश किया, पैसा लगाया। अब क्या हुआ, 40 साल में सरकार को कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिला, उल्टा उन्होंने सरकार को गड्ढे में डाल दिया। अब 1991 में जब सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू करी, उस समय सरकार ने क्या किया कि जो सार्वजनिक उपक्रम मतलब सरकारी कंपनियां थी, उनके कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेच दिया। इसका मतलब कि निवेश की जगह विनिवेश, मतलब सरकार ने निवेश करना बंद कर दिया और निजी हाथों में बेच करके सरकार खुद पैसा कमाने लग गई। इसको कहा जाता है विनिवेश। फिर है अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण। ये देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं इसको, हम वैश्वीकरण कहते हैं। फिर हम बढ़ेंगे आगे। देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान नीति बनाई गई। भाई, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नीति बनाई जाएगी, उस नीति का नाम भी होगा औद्योगिक नीति। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार सन 1991 में शुरू किए गए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कैसा होता है, हमेशा परिवर्तनशील होता है। भाई, जब भी पर्यावरण वाली बात आएगी तो पर्यावरण तो हमेशा परिवर्तनशील होता है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली प्रभावित करती है। तो अभी हमने देखा था आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से थे, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास। तो आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली मतलब कौन सी प्रणाली, आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है।
और आर्थिक प्रणाली हमारे यहाँ कौन सी अपनाई गई है? मिश्रित प्रणाली अपनाई गई है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में खालिस्तान की भूमिका रही है। तो वैश्वीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया है? तो टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने। क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश में जाकर व्यवसाय करेगा या विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, विश्व में दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़ेगा, तो उसके पीछे का एक ही कारण है, टेक्नोलॉजी, तकनीक के कारण। नई नई जो तकनीक है वो वैश्वीकरण में ही आई है। फिर है कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित खालिस्तान से होता है। कानून, भाई कानून किससे बनता है? अधिनियम से। सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं उन अधिनियमों से होता है। कानूनी परिवेश का संबंध अधिनियमों से होता है। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना, कोई सा भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से सरकार ने अपने हाथ खींच लिए, सरकार वहां से हट गई, मतलब कौन बचा? प्राइवेटाइजेशन, मतलब इसको हम बोलते हैं निजीकरण। कोई सा भी क्षेत्र ले लो, यदि सरकार उस क्षेत्र से हट गई मतलब वहां पर फिर प्राइवेट कंपनी ही बचेगी। उसको कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र से सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना निजीकरण कहलाता है। व्यावसायिक वातावरण के कितने भाग हैं? तो व्यावसायिक वातावरण के दो भाग हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। निजीकरण प्राचीन संस्कृति का पोषण है। प्राचीन कल्चर, पुराने समय में प्राइवेटाइजेशन ही था। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास में विकल्प, रिक्त स्थान। ठीक है, अब अगली क्लास में हम देखेंगे, कल हम देखेंगे इसकी सही जोड़ियां, सत्य सत्य और एक वाक्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।